हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां या परिभाषाएं बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ ली जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं या परिभाषाएं हैं, इनके द्वारा हमें बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हमारी पहला क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना तथा अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित हो। क्या हो? एक साथ एक ही समय पर घटित हो। उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान क्या है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। तो उपचयन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निकलना हो। यानी कोई अणु है, उसमें कोई अभिक्रिया है, उसमें हाइड्रोजन का निकल रही है और ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो वह उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उपचयन की हमारी परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिनमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना हो, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये हमारी ऑक्सीकरण की पहचान हो गई। ये इसी प्रकार हमारा है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण को कहते हैं अपचयन। हाइड्रोजनीकरण को क्या कहते हैं? अपचयन। और ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन। यहाँ ऊ है, यहाँ आ है। तो हाइड्रोजनीकरण अपचयन, वह क्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निकलना हो, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो हाइड्रोजन जुड़ती है तो हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, या ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है, 2 ऐसी धातुएं बताइए जो संचारित नहीं होती हैं। तो 2 ऐसी कौन सी प्रकृति में धातु स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं? तो सोना एवं चांदी। सोना Au होता है, सोना का प्रतीक क्या होता है? Au, और चांदी का प्रतीक होता है Ag। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं और ये कभी संचारित नहीं होती। सोना और चांदी, ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ ली जाती है और ऐसी परिभाषा तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती है। इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में एक मुख्य अंतर बताइए। एक मुख्य अंतर क्या है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में? तो हमारा आंसर क्या है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो वस्तु जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रहती है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ ली जाती है। ये परिभाषा हमारी भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच में एक मुख्य अंतर बताइए। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन दूसरा है, अपक्षेप क्या होता है? अपक्षेप यानी इस प्रकार ये अपक्षेप का चिन्ह होता है, समीकरण में लगा हुआ होता है। कोई भी तीर ऊपर की तरफ होता है तो वह अपक्षेप होता है। तो अपक्षेप की परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अपक्षेप कहलाता है। अपक्षेप क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अपक्षेप कहलाता है। इसी प्रकार हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है? रासायनिक समीकरण दी हुई होती है, उसमें हमें अणु तथा परमाणु को संतुलित करना होता है, तो किस आधार पर किया जाता है? तो हमारी परिभाषा क्या है, रासायनिक समीकरण को तत्वों के परमाणुओं को गिनकर संतुलित किया जा सकता है। तत्वों के परमाणु को गिनकर संतुलित किया जा सकता है, या उनको अणु में देख लिया जाता है कौन से अणु के कितने अणु हैं। इसी प्रकार ये हमारा रासायनिक समीकरण को तत्वों के परमाणु को गिनकर संतुलित किया जा सकता है। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस पेपर जो होता है, जिसे हम
किसी पदार्थ के क्षार है या अम्ल है वो पहचान करते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? जो लिटमस पेपर होता है वो बैंगनी कलर का होता है। तो लिटमस पेपर बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। ये बैगनी रंग का होता है जब इस पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जो थैलोफाइडा है ये एक समूह है लीचेन। थैलोफाइडा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तभी बैंगनी रंग का होता है। जब लिटमस पेपर ना ही बैगनी अम्लीय होता है यानी अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करता है और ना ही क्षारीय से अभिक्रिया करता है तो उस समय इस लिटमस पेपर का रंग बैगनी रंग होता है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल को हम कैसे पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है? तो अम्ल क्या है? वह यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी वह यौगिक कोई यौगिक है जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अवक्रिया करके यानी कोई अवक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन गैस बनाते हैं यानी हाइड्रोजन को निकालते हैं यानी उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं, वह उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की हमारी ये डेफिनेशन होगी। इसी प्रकार ये हमारा है क्षार किसे कहते हैं? क्षार में वो यानी कोई समीकरण दी हुई है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि क्षार क्या कौन सा पदार्थ क्षार है? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं यानी जल में जो घुल जाएगा उसे क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा तथा प्रकृति संचारक होती है। यानी स्वाद इसका कैसा होता है? कड़वा होता है और प्रकृति कैसी होती है? संचारक यानी साबुन की तरह। ये साबुन जो होता है ये क्षार होता है, साबुन एक क्षार होता है। इसी प्रकार हमारा धातु है वे तत्व जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन E- इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं। धातु की पहचान क्या है? वे तत्व जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं। और इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया जाता है कि चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो आंसर हमारा है मैथोनैइक अम्ल या फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। तो इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH यानी फार्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। ये चींटी के डंक में उपस्थित होता है, यही हमारे बिच्छू के डंक में उपस्थित होता है। इसी प्रकार ये हमारा तीसरी टिप्पणी है पृथ्वी में यानी खनिज की परिभाषा क्या होती है? पृथ्वी में पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो जो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, पृथ्वी में पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। और इसी प्रकार हमारा है अयस्क क्या है? वे खनिज ये 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। अयस्क क्या है? वे खनिज धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक हो। अयस्क क्या है? वे खनिज धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक होता है, अयस्क कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारा है अधात्री क्या है? अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि की अशुद्धियों को अयस्क कहते हैं। ये बहुत ही 2 लाइन की परिभाषा है, 2 नंबर में पूछ ली जाती है। अधात्री अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि की अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं। और टिप्पणी दी हुई है कि भर्जन किसे कहते हैं? ये 2 लाइन की परिभाषाएं हैं। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं भर्जन को? वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और अयस्क क्या होता है? मिट्टी कंकड़ पत्थर की अशुद्धियों को अयस्क कहते हैं और अयस्क को साफ करने यानी गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और धातुमल कैसे कहते हैं? अधात्री और गालक के साथ बना हुआ भय गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर एक पृथक सतह बनाता है। क्या होता है? धातुमल क्या होता है? अधात्री और गालक के साथ बना हुआ एक भय गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर एक पृथक सतह बनाता है, यानी धातु के ऊपर एक पृथक सतह बना लेता है जो
वह धातुमल कहलाता है। हमारी सक्रियता श्रेणी, इस सक्रियता श्रेणी बहुत पूछी जाती है, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक पूछ ली जाती है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही क्रम कौन सा होता है? जो सक्रियता श्रेणी में घटते हुए क्रम में किसी धातु की क्रियाशीलता के आधार पर पहली धातु की क्रियाशीलता अधिक है, दूसरी धातु की क्रियाशीलता कम है, तो इसी प्रकार कम वाले को नीचे लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और धातु क्रम क्या है? ये धातु क्रम भी एस को निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। एस से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। इसी प्रकार हमारा है संक्षारण। संक्षारण किससे कहते हैं? संक्षारण यानी जो गलने की प्रक्रिया। संक्षारण क्या होती है? एक प्रकार से एक गलने की प्रक्रिया होती है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे से रखने से लोहा जैसे कुछ धातु की सतह संचारित होने लगती है। यानी लंबे समय तक किसी आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे आदि धातुओं की सतह संचारित हो जाती है। इस परिघटना को संचारण कहते हैं। तो संचारण की प्रक्रिया क्या है? संचारण एक गलने की प्रक्रिया है जो किसी धातु को गलाई जाती है। यानी कोई धातु जो ऐसी किसी पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से पड़ी है तो वह गलने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से सोना और चांदी भी पाई जाती हैं, इसमें कभी भी संचारण नहीं होता है। सोना हमने आपके लिए बताया था, सोना AU and AG, सोना और चांदी ये कभी भी संचारित नहीं होते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड परीक्षा संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।